नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का अभियान चलाया है। आज यहां एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री ने इसे एक सामाजिक उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि यह अभियान निरंतर आगे बढ़ेगा और इससे उन्हें ताकत और प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जब तक उत्तराखंड के हर कोने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। यह अभियान राज्य में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य सम्मान समारोह में भी हिस्सा लिया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के सपने को साकार करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस आयोजन को विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला, जो इस अभियान की व्यापकता और जन समर्थन को दर्शाता है। यह समारोह भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। वहीं ऋषिकेश में परिवहन विभाग ने बच्चों को सड़क सुरक्षा सिखाने जनसंवाद कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया। हादसे में मदद करने वालों को 25,000 रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया गया। नरेश पाल को भी इस वजह से सम्मान मिला जिन्होंने एक दुर्घटना में घायल की मदद की। सरकार चाहती है कि गोल्डन आवर में लोग आगे आए और बिना दबाव की मदद करें। ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे ताकि सड़क पर जान बचाई जा सके। तो बच्चों के साथ इन्होंने संवाद आयोजित किया था और संवाद का मुख्य विषय था कि अगर सड़क दुर्घटना में घायलों की कोई व्यक्ति मदद करता है, उनको अस्पताल पहुंचाता है, उसकी सूचना देता है 108 पे या 112 नंबर पे 100 पे, तो उसको पुरस्कार भी दिया जा सकता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो प्रशंसा का पात्र है, उसका सम्मान किया जाएगा। और भारत सरकार ने इस पे एक योजना जारी की है कि अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त नागरिक की मदद करता है, घायल की मदद करता है और 1 घंटे के अंदर गोल्डन आवर होता है, उसमें अस्पताल पहुँचा देता है, उसको इलाज मिल जाता है, तो लगभग 60% लोगों की घायलों की जान बचाई जा सकती है। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को कुछ पुरस्कार दिया जाएगा 25,000 रुपए अगर एक घायल की कोई जान बचाता है। जो सड़क दुर्घटना हुई थी वहाँ पर मैंने सबसे प्रथम तो 108 पे कॉल किया, फिर 112 पे कॉल किया पुलिस वालों को, और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी वहाँ के अधिकारियों को, और फिर जो रास्ते में आए 1-2 बाइक वाले उनको मैंने कहा कि भैया मेरे साथ थोड़ा हेल्प करवा दीजिए, क्योंकि व्यक्ति इतने भारी थे कि मैं अकेला उनको उठा नहीं सकता। तो इसलिए मैंने 1-2 लड़कों के साथ मदद से उनको ऊपर तक लेकर आया हूँ। फिर कुछ चीला से जिप्सियाँ मंगवाई, फिर 108 एम्बुलेंस वगैरह काफ़ी टाइम बाद आई थी, कुछ को उनकी मदद से मैंने एम्स हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो बच्चों के साथ इन्होंने संवाद आयोजित किया था और संवाद का मुख्य विषय था कि तो वहीं आईडीपीएल चौकी पुलिस ने गोल चक्कर के पास एक कार से 7 पेटी अवैध शराब भी बरामद किया है। कार चालक आयुष रावत को गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार और शराब दोनों को कब्जे में ले लिया और आगे की जांच शुरू की गई, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि शराब कहां से लाई जा रही थी और कहां सप्लाई की जानी थी। पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। तो वही उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खादी ग्रामोद्योग भवन की एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आ रही है। हरीश रावत ने लिखा कि क्या अब गांधी भी इन भवनों से अदृश्य हो जाएंगे। इस बात पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध भी जताया और कहा कि गांधीवादी संस्थानों का राजनीतिकरण हो रहा है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा ने इसे अस्वीकार्य बताया और महात्मा गांधी के देश में खास जगह पर जोर दिया। वहीं बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संवैधानिक पद पर है, इसीलिए उनकी तस्वीर लगी है। ये विवाद दोनों पक्षों के बीच नई राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है।
बहुत ही आपत्तिजनक है और अस्वीकार्य है। महात्मा गांधी बापू फादर ऑफ द नेशन हैं। उनकी एक अनूठी जगह है भारतवासियों के दिल में, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से हम लोगों को आज़ाद कराया और अहिंसा का और सत्य का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया। आज देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में गांधी जी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर वो पचा नहीं पा रही है भाजपा और आरएसएस उनको। खादी ग्राम उद्योग के जितने भी केंद्र हैं देश के अंदर, आज़ादी के बाद से लगातार उसमें बापू की चरखे के ऊपर हम फोटो देखते आए हैं, लेकिन महामानव जो 2014 में अचानक से अवतरित हुए हैं, उनको लगता है वो बापू को रिप्लेस कर पाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है, मुगालता है उनको। और जो लोग अपने इतिहास को, अपने इतिहास पुरुषों को, अपनी सभ्यता संस्कृति को और अपनी धरोहरों को संभाल के नहीं रख पाते, उनका कभी विकास नहीं होता, उनका कोई भविष्य नहीं होता। देखिए, कांग्रेस जो हमेशा परिवारवाद पे जिन्होंने राजनीति की है और गांधी की पदवी जिन्होंने पूरी छीन ली और गांधी के नाम से अब वो पूरा परिवार चला रहे हैं, उनको इस बात पे कहने कोई औचित्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक दायित्वों की पूरी तरह से निर्वहन करती है और गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की फोटो लगाई गई है तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उस नाते प्रधानमंत्री की फोटो लगती ही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि गांधी जी की फोटो न लगी हो और प्रधानमंत्री की लगी हो। बहुत ही आपत्तिजनक है। तो वही ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा के चलते एसएसपी आयुष अग्रवाल ने मुनकीरेती क्षेत्र में पुलिस ड्यूटी पॉइंट का निरीक्षण किया। उन्होंने बारिश को ध्यान में रखते हुए 210 पुलिस कर्मियों को छाते और रेनकोट बांटे। पुलिस कर्मियों को ड्यूटी में सावधानी बरतने, मोबाइल कम इस्तेमाल करने और कांवड़ियों की मदद करने के निर्देश दिए गए। सभी ड्यूटी पॉइंटों पर पुलिसकर्मी मुस्तैद पाए गए हैं। सावन के पहले सोमवार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई है। तो वही ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जीआरपी भी सक्रिय है। एसपी तृप्ति भट्ट ने रेलवे स्टेशनों पर जवानों को समन्वय से ड्यूटी करने और सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रियों को जहर खुरानी गिरोह से सावधान रहने और कांवड़ियों को सीधे कांवड़ मार्ग पर भेजने के भी निर्देश दिए हैं। ट्रेन में चेन पुलिंग और हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपात स्थिति में कोतवाली पुलिस से तुरंत संपर्क किया जाएगा। वही उत्तराखंड में मानसून का सीजन प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि विभाग पूरी तरह से तैयार है और हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक सामान्य बारिश का पूर्वानुमान दिया है, इसीलिए विभाग ने ग्राउंड स्तर पर टीमों को भेजकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि कई समस्या का समाधान जगह पर ही हो सके और किसी प्रकार की कोई भी समस्या आम जनता को उठानी ना पड़े। प्रदेश में आपदा को देखते हुए स्थिति पूरी तरह सामान्य है। चारधाम यात्रा मार्ग हमारे पूरी तरह से खुले हुए हैं। कुछ सड़कें बंद हैं जिसको खोलने की कार्यवाही जनपदों से की जा रही है, विभागों द्वारा की जा रही है। अगले 2-3 दिन में बरसात नॉर्मल है जो बताया गया है। इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। जब चेंजेस होंगे तो आपको समय से अवगत कराया जाएगा। फिलहाल बरसात लगातार जारी है और पूरे प्रदेश में स्थिति सामान्य बनी। प्रदेश में और आगे की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, लगातार आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा कई सारी बड़ी तैयारियां ग्राउंड जीरो पर की जा रही है। क्या कुछ तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए प्रियंका, इन दिनों जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ये कहा है कि मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन यह कि जहां पर भारी और बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी होती है या इस तरह की स्थितियां होती हैं, फिलहाल अभी कुछ दिनों और जितने भी अधिकारी हैं और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं
उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जा रहा है जहां पर पिछले कई सालों में आपदा जैसी स्थितियां देखने को मिली थी। तो अपने स्तर से आपदा प्रबंधन विभाग की पूरी तैयारी है कि कहीं पर अगर कुछ विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उनका समाधान त्वरित गति से कर लिया जाए। देखिए प्रियंका, उत्तराखंड आपदाग्रस्त राज्य है। खास तौर पर बरसात के समय में लैंडस्लाइड की घटनाएं, सड़कें जाम होने की घटनाएं और तमाम जगहों पर जलभराव की वजह से और बरसाती नदियों में जो पानी का जो बहाव होता है वो काफी तेज होता है। तो ऐसे में बहुत सी विपरीत परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती रही हैं। अब कोशिश यही की जा रही है कि जन जागरूकता अभियान को बढ़ाया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि कैसे वो अपना बचाव कर सकते हैं और इसी दिशा में काम भी किया जा रहा है। तो आपदा प्रबंधन विभाग के जो से जुड़े तमाम जो अधिकारी हैं और बाकी अन्य विभागों के अधिकारी हैं वो आपस में समन्वय बना करके जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो नदियों के किनारे खासतौर पर बरसाती नदियों के क्षेत्र में लोग रहते हैं वो सतर्कता बरतें और जब बरसात हो तो उस समय वहां से दूरी बना लें। इसके अलावा देखिए प्रियंका, उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन दोनों के लिए लोग यहाँ भारी संख्या में आते हैं। बहुत सारे पर्यटक हैं वो बरसाती नदियों के किनारे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सी नदियों में भी के पास रहते हैं जहां पर जल स्तर अचानक बढ़ जाता है और ऐसे में उनको जान का जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए वहां पर भी आसपास तमाम जगहों पर साइन बोर्ड लगाने की प्रक्रिया चल रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि वो ऐसे जगहों पे बचने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल पाता कब कहाँ पर जल स्तर जो है वो बढ़ जाएगा और ऐसे में उनको नुकसान हो सकता है। तो आपदा प्रबंधन विभाग की जो पूरी टीम है वो लगातार सभी अधिकारियों के साथ विभागों समन्वय बना करके चल रही है। मौसम विभाग के साथ भी लगातार समन्वय बना करके सभी लोग चल रहे हैं और जैसे ही जानकारी मिल रही है मौसम को लेकर के तो सभी लोग अलर्ट हो जा रहे हैं। जिला प्रशासन सभी जिलों के जो है वो भी अलर्ट मोड पे हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड में इस समय स्थिति हालांकि अभी फिलहाल सामान्य है। चार धाम यात्रा भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। अगर कहीं भूस्खलन हो भी रहा है, रास्ते जाम भी हो रहे हैं तो उन अवरुद्ध रास्तों को जल्द से जल्द खोला जा रहा है और आवागमन को सुचारू किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल अभी उत्तराखंड में परिस्थिति ठीक है। जिन जगहों पर अभी पिछले दिनों बारिश की वजह से नुकसान की जानकारी मिली थी, दिक्कतें आई थी लोगों को, वहां पर भी सब कुछ सामान्य किया जा रहा है और जो रास्ते अवरुद्ध हैं, जो पुल टूटे हुए हैं और जिन क्षेत्रों में लोगों के घरों में पानी आ गया है, मलबा आ गया, तो वो सब कुछ साफ करके सब कुछ दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जी जाहिर तौर पर अजय, और देखा जाए तो प्रशासन की तैयारियां बहुत जरूरी भी है क्योंकि चारधाम यात्रा के साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा और वहां मौजूदा लोगों के तमाम तरह के प्रबंध जो है वो प्रशासन को ही करने हैं और इस बार ज्यादा जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर नजर भी आ रही है। एक चीज और जानना चाहेंगे अजय जी कि किन इलाकों को सबसे ज्यादा सुरक्षा की श्रेणी में रखा गया है, हाई अलर्ट जोन कौन कौन से घोषित किए गए हैं? देखिए, खास तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर अभी फिलहाल चार धाम यात्रा चल रही है, इसके अलावा पिथौरागढ़ का एरिया है, चंपावत का एरिया है और बद्रीनाथ केदारनाथ का इलाका जो है यानी कि चमोली जिले के ऊंचाई वाले स्थान है, रुद्रप्रयाग का इलाका है और इसके साथ साथ आपका उत्तरकाशी का इलाका है। ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। टिहरी के भी पहाड़ी क्षेत्र वाले इलाके जो हैं वहां पर भी इस तरह की स्थिति आती है देखने को। देहरादून में चक्राता का जो क्षेत्र है वहां पर भी कई बार भूस्खलन और बाकी सड़कें और दोनों की घटनाएं होती रही हैं। तो ये जो तमाम चिन्हित जगह हैं, इन जगहों पर पहले से ही फोर्स मौजूद है और त्वरित कार्रवाई की जाती है अगर इस तरह घटनाएं होती हैं। लेकिन देखिए, बरसात के समय में यहाँ पर ऐसी घटनाएं होना आम है और इसी को लेकर के प्रशासन की ओर से पूरा रिहर्सल पहले से किया जाता है, पहले से पूरी तैयारी रहती है। तमाम जगहों पर सारे उपकरण मुहैया करा दिए गए हैं, सारे उपकरणों की चेकिंग हुई है, कहाँ पर कौन सा उपकरण खराब है उनको दुरुस्त किया गया है ताकि जब भी विपरीत परिस्थितियां देखने को मिले
तो वहां पर उसका त्वरित समाधान किया जाए और लोगों को फौरी तौर पर राहत दिलाया जाए। और जैसे कि अभी आपने बताया कि कांवड़ यात्रा भी चल रही है, भारी संख्या में अब कांवड़िये भी आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है और उनको ये भी चेतावनी देना है कि वो नदियों में का जल स्तर देख करके और जो जहां तक उनको निर्धारित बताया जा रहा है कि वहीं तक उनको नदी के अंदर जाना है, स्नान करना है, जल लेना है, नदी के अंदर प्रवेश न करें, बहुत दूरी तक न जाएं क्योंकि इससे उनको जान का खतरा हो सकता है। तो ऐसे में उन लोगों को भी समझाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है, तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि उनको पहले से सुरक्षित देखा जाए कि कहीं अगर कोई नहीं मान रहा है, कोई नदी में जा रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। तो तमाम चीजों की तैयारी यहाँ पर की गई है। उसके बावजूद भी अगर कोई विकट स्थिति आती है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनका त्वरित समाधान कर लिया जाएगा। बिल्कुल अजय जी, हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बने रहिएगा आप हमारे साथ। और चलिए रुक करेंगे एक और अहम खबर की तरफ। उत्तराखंड में अब सरकारी राशन व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य की सभी राशन की दुकानों पर अब ईपीओएस मशीनें लगाई जा रही हैं। देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल की तरफ से जानकारी साझा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि अब हर राशन कार्ड धारक को बायोमेट्रिक सत्यापन कराना जरूरी होगा। इसका मकसद ये है कि सिर्फ सही और पात्र लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। हालांकि बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान कई दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में दिक्कत, सर्वर डाउन होना और नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या जैसी परेशानियां सामने आई हैं। कुछ जगहों पर पुरानी या खराब मशीनों के कारण भी लोगों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नई मशीनों और बेहतर नेटवर्क की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और सारे काम जो है वो सुचारू रूप से चल सके। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, सरकार की हर योजना आम जनता तक पहुंचे ये बेहद जरूरी होता है और इसको लेकर के हमेशा से कई सारे सवाल भी उठते रहे हैं प्रशासन पर कि आप नियम तो लागू कर देते हैं, बहुत सारे लाभकारी योजनाएं भी ले आते हैं, लेकिन समय पर हमको मिल ही नहीं पाता या फिर उन चीजों से हम वंचित रह जाते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन ने एक नई पहल की है और बायोमेट्रिक सुविधा की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है। हम चाहेंगे ईपीओएस मशीनों को लेकर के थोड़ी जानकारी आप दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए प्रियंका, जैसे कि अभी आपने बताया कि राशन प्रणाली को और ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए और कहीं पर भी कोई घटतोली ना हो, गलत लोगों को इसका उपयोग न मिल जाए, इन तमाम चीजों को लेकर जो जरूरतमंद है वही इसका लाभ उठाएं। इन सारी चीजों को लेकर के अब नए सिरे से एक पहल की जा रही है और जो नए मानक के तहत जो बायोमेट्रिक प्रणाली था, जिसके तहत सभी परिवार के लोगों को इस जांच के दायरे में लाया गया है ताकि जो लोग मौजूदा दौर में राशन कार्डों में जिनके नाम हैं और उनकी जांच भी होती है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, उन्हीं को राशन मुहैया कराया जाए। क्योंकि देखिए, देश में अधिकांश जो लोग हैं वो सरकारी राशन प्रणाली, राशन व्यवस्था के तहत ही इसका लाभ उठा रहे हैं और अपना भोजन की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी तमाम लोग हैं जो सरकारी राशन व्यवस्था से ही निर्भर हैं और इसी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो अब सरकार का दायित्व है, सरकार की ओर से कोशिश भी की जा रही है कि सही लोगों के पास इस चीज का लाभ मिले और सही लोग, जो पात्र लोग हैं, उन्हीं तक राशन व्यवस्था पहुंचे। तो अब जो चूंकि पहले निर्धारित किया गया था बायोमेट्रिक प्रक्रिया के तहत, तो वहां पर अंगूठे का निशान लगाना होता था, नहीं कई बार मैच करता था, लोगों को राशन नहीं मिल पाता था। तो अब नए तरीके से जो मशीनें लगाई जा रही हैं, इन मशीनों के जरिए स्कैनिंग की जाएगी, अंगूठे की स्कैनिंग की जाएगी, आंखों की स्कैनिंग की जाएगी और अगर इन दोनों से अगर स्कैनिंग में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है तो उसके बाद मोबाइल का उपयोग किया जाएगा। मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी और ओटीपी के जरिए उसकी जांच करके और जो सही लोग होंगे, पात्र लोग होंगे, उन्हीं लोगों को राशन मुहैया कराई जाएगी। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं अब की जा रही है ताकि जो पात्र लोग हैं वो कहीं से वंचित न रहें। सरकार की ओर से
गरीबों के लिए ये योजना चलाई जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी तय हो जाएगा इस नई मशीन के जरिए कि जो लोग राशन लेके जा रहे हैं वो कितने राशन लेके जा रहे हैं, कहीं घटतोली तो नहीं हो रही है, कहीं उनको कम राशन तो नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए है और पारदर्शिता अपनाई जाएगी और जिस तरह से पात्र लोग हैं उन तक इस व्यवस्था के तहत राशन पहुंचेगा, उनको लाभ मिलेगा। तो एक अच्छा कदम है सरकार का। और पहले की जो मशीनें रही हैं उन मशीनों में तमाम तरह की जो दिक्कतें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में राशन की दुकानों को हाईटेक बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए 10 साल पहले लगभग सभी दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीनें और साथ में जो है लैपटॉप दिए गए थे। वो व्यवस्था पुरानी हो गई थी और उसमें केवल एक ही बायोमेट्रिक के माध्यम से ही, अंगूठे के माध्यम से ही इसका जो है राशन वितरण हो रहा था। तो उसमें समस्या आ रही थी कि कुछ लोगों को अंगूठे के निशान जो है, उनकी उंगलियों के निशान उसमें मैच नहीं कर पाते थे, घिस जाती थी उंगलियां। तो ऐसी स्थिति में नई मशीनों की आवश्यकता महसूस हुई और फिर जो है ये नई ई-पॉज मशीन जो है ये मंगाई गई हैं और जनपद के उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों को ये मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं। प्रथम चरण में 2 जनपदों में और बाकी 6 जनपदों में ये जो सभी दुकानों पर ये उपलब्ध करा दी गई हैं। तो उत्तराखंड के हरिद्वार से एक राहत की खबर सामने आई है। यहाँ कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा नदी पार कर रहा एक कांवड़िया अचानक तेज बहाव में बहने लगा और डूबने की कगार पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि नोएडा का रहने वाला ये कांवड़िया जैसे ही नदी पार कर रहा था, गंगा के तेज पानी में फंस गया। डूबता देख उसने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि सुरक्षा के लिहाज से एसडीआरएफ की टीम पहले से ही घाटों पर तैनात थी। ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने बिना वक्त गवाए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और कांवड़िए तक पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एसडीआरएफ की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया और श्रद्धालुओं ने एसडीआरएफ जवानों की बहादुरी की जमकर के सराहना की। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि गंगा पार करने की कोशिश न करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। उत्तराखंड के ऋषिकेश में देर रात एक बड़ी वारदात हुई। आईडीपीएल चौकी क्षेत्र के बैराज के पास हरियाणा नंबर की कार में सवार 2 बदमाशों ने स्थानीय लोगों से विवाद होने पर उन पर तमंचा तान दिया और फिर हवा में 6 से 7 राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद बदमाश कार लेकर मौके से फरार हो निकले, लेकिन कुछ स्थानीय युवकों ने उनका श्यामपुर तक पीछा किया। घबराकर बदमाश सड़क पर ही कार छोड़कर फरार हो गए। युवकों ने श्यामपुर पुलिस चौकी में तहरीर देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस बीच कोतवाल प्रदीप राणा मौके पर पहुंचे और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। आपको बताते हुए चले कि हिमांशु जाटव, उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई है कि फायरिंग के दौरान बदमाशों के हाथ में देसी तमंचा गिर गया, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार जब्त कर ली है। शुरुआती जांच में आरोपी रुड़की के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। ऋषिकेश माहौल बहुत शांत माहौल का शहर है। आज से पहले यहाँ पे बहुत शांति रहती थी, बट अभी कुछ समय पहले से ही कुछ बाहरी लोगों द्वारा यहाँ पे लगातार हवा में फायरिंग करके, गुंडागर्दी वाले स्टेटस लगा के ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे बहुत बड़े गुंडे हैं, बदमाश है। आज हमारे कुछ साथी, हमारे बीच के जो हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे छात्र संघ में हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी राव जी, उनके साथियों के साथ आज वो अपने जैसे रोज शाम को जाते हैं घूमने, बैराज की तरफ गए और वहाँ पे कुछ हर्ष चौधरी नाम के लड़के और उनका कोई ग्रुप है जो काम कर रहा होता है, उनके द्वारा गोलियां चलाई गई उनके ऊपर। मामला दरअसल हुआ क्या, कुछ देर पहले मुझे इस विषय में ज्ञात हुआ है। कुछ बाहर के व्यक्ति हैं जो रुड़की साइड के बताए जा रहे हैं, HR नंबर गाड़ी है उनका, और जो लोकल के हमारे भाई हैं वो जा रहे थे कहीं से, उनके ऊपर कुछ बहसबाजी हुई और उन्होंने उनके ऊपर बंदूक तानी है
और उन्हें जान के मारने की धमकी दी है। मौके वारदात से फाड़ा है। और इसमें विषय मुझे भी एक चीज ज्ञात हुई है, कोई लोकल का सभासद है या पार्षद है, मुझे नहीं आइडिया अच्छी का, वो उनकी बिल्कुल संरक्षण में है वो लोग उनकी। मेरे को इतना ज्ञात अभी हुआ नहीं, नाम मैं कंफर्म कर दूंगा। कुछ ऋषिकेश का पार्षद है, वो उनको संरक्षण दे रहा है, मैंने सुना इस तरह से। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।